स्टूडेंट्स आज हम समझेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इर्रेगुलर शेप बॉडीज की कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, यानी वो पॉइंट हमें कैसे सर्च होता है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आखिर कौन सा पॉइंट होता है। यानी मैं यूं बात करूंगा कि अगर हमारे पास एक रेगुलर शेप्ड हो, जैसे चले मैं एक स्ट्रिक बनाता हूं जिसमें के जो उसके हर पार्टिकल्स जिससे ये मिलके बनी है उसका जो मैस है, हर पार्टिकल का मैस वो एक जैसा है, ठीक है, यानी उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस हुई हुई है। और अब मैं अगर इस ए यानी ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक अगर इस स्ट्रिक की लेंथ ये है तो इसका जो मिड होगा, फर्ज करें ये सेंटर, अगर मैं इसको अपनी इस फिंगर पर इस पॉइंट से इसको उठा लेता हूं तो ये विदाउट रोटेशन जो है ये जो स्टिक है ये इस तरह से बिल्कुल इक्विलिब्रियम में रहेगी, बैलेंस रहेगी। यानी इसका मतलब कि ये जो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है यही इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और यही इसका सेंटर ऑफ मैस है। यानी यहाँ पर अगर यूं मैंने कहा कि ए से लेकर अगर बी तक फर्ज करें 10 मीटर की रॉड थी तो ये वाला डिस्टेंस 5 मीटर होगा और ये वाला डिस्टेंस भी कितना होगा, 5 मीटर होगा, जो कि हमारे लिए ढूंढना बड़ा आसान हो गया। लेकिन अगर ऐसा हो कि ये जो रॉड है इसमें मैस डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ना हो, यानी किसी पार्टिकल का मैस ज्यादा है किसी का मैस कम है, यानी कि हम यूं कहेंगे कि ये एक नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैस है, तो अब इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तलाश करना वो हमारे लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से यानी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। इस तरह से कि मैं इसको डिफरेंट पॉइंट्स पे फिंगर्स पर जो है वो बैलेंस करने की कोशिश करूंगा। जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हो जाता है, फर्ज करें इस पॉइंट पे मैंने इसे बैलेंस कर दिया, तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं बनता, लेकिन इसमें इस तरह से जरूर है कि चूंकि ये जमीन से ये रॉड एक ही हाइट पर है, या यूं मैं कह सकता हूं कि ये रॉड एक यूनिफॉर्म फील्ड में है, ठीक है, जहां पर ग्रेविटी इस रॉड के हर पार्टिकल पे एक जैसी असर कर रही है। लेकिन अब पार्टिकल का मैस डिफरेंट होने की वजह से जो उसके ऊपर वेट बनेगा उस पार्टिकल का जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा उसकी मैग्नीट्यूड डिफरेंट आ रही है। यानी यहाँ पर किसी का वेट ज्यादा है इसलिए मैंने उसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा शो कर दी है, किसी पार्टिकल का वेट कम है उसकी मैग्नीट्यूड मैंने कम शो कर दी है। लेकिन होगा क्या कि जब ये दोनों बैलेंस हो जाएंगे, यानी लेफ्ट साइड पे जितना वेट है और राइट साइड पे जितने पार्टिकल का वेट है, अगर उनकी मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगी तो ये बैलेंस हो जाएगा, यानी इस पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा होगा। तो ये जो सी होगा पॉइंट, ये इसका जो है वो क्या कहलाएगा जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। अब ये बात तो हमें समझ में आई, लेकिन अब अगर हमारे पास कुछ ऐसी एक शेप हो, जैसे फर्ज करें एक इरेगुलर शेप है एक बॉडी, ठीक है, अब इसका अगर मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है तो इसके लिए भी मैं अगर ये फर्ज करें हॉलो है, अंदर से खाली है, तो फिर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर हो सकता है। यानी ये बॉडी के अगर हम इसका मटेरियल देखें वो तो ये है, जैसा हमें एक बाउंड्री सी नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन ये बीच में से एम्प्टी है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेंटर यहाँ पर भी हो सकता है, इसके इनसाइड भी हो सकता है, और कोई ऐसी रेगुलर शेप बॉडी हो, यानी अगर हम फर्ज करें इस तरह की बॉडी लेते तो ये हो सकता है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इससे बाहर भी हो सकता है, यानी हो सकता है, ये हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा, यानी ये इनसाइड भी हो सकता है आउटसाइड भी हो सकता है बॉडी से। अब वो कैसे तलाश किया जा सकता है, इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो भी हमारे पास ये इरेगुलर शेप बॉडी, इसके ऊपर थिन शीट सी एक जो है वो चढ़ा देते हैं, ठीक है, इस तरह से थिन शीट जिसे हम लेमिना कहते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि अब इसको हम अपनी फिंगर से अगर उठाएं, बैलेंस करें, जो कि एक डिफिकल्ट वर्क होगा क्योंकि एकदम से वो पॉइंट तलाश करना जरा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है, लेकिन फर्ज करें अगर वो हमें पॉइंट मिल जाता है जहां पे ये पूरा जो एक शीट है जो उसके एक इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने चढ़ाई थी, इस पॉइंट पे हम इसको फर्ज करें कि बैलेंस कर देते हैं, तो ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। लेकिन हमारे पास एक और मेथड भी है जो कि फिर हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वैलिड हो जाता है कि अगर वो इरेगुलर शेप बॉडी हो, फिर उसमें मैस यूनिफॉर्म ना हो, यानी उसमें कहीं पर उसके कुछ पोर्शन में मैस पार्टिकल का ज्यादा है, कहीं पे कम है, तो फिर हम इन सारी मुश्किलात से निकलने के लिए एक और जो है वो मेथड यूज करते हैं, वो प्लम लाइन का। अब प्लम लाइन क्या होती है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि प्लम लाइन का आखिर रोल क्या है। प्लम लाइन जो होती है बेसिकली वो इस तरह की एक हमारे पास एक धागा होता है, ठीक है, जिसके के एक सिरे को हम इस तरह से अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, एक फिक्स पॉड के साथ बांध लेते हैं, और दूसरे सिरे को जो है वो उसके साथ एक मेटल ऑब्जेक्ट बांध देते हैं जिसका के मैस जो है इस धागे से कई गुना ज्यादा होता है, ठीक है। यानी अगर इस पूरे ऑब्जेक्ट का अगर हम देखें तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बहुत टूवर्ड्स अर्थ जो है वो बहुत करीब होता है अर्थ के, इस वजह से ये अपने आप को बिल्कुल स्टेबल रखता है, और ये भी मैं कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से कि हमें बिल्कुल जो एक
सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो ढूंढना बड़ी आसानी से हमें मिल जाती है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं जी कि हम जिस जिस भी रेगुलर हो या इरेगुलर ऑब्जेक्ट हो, अगर हमने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है, फर्स्ट करें ये हमारे पास रेगुलर शेप बॉडीज हैं, तो इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो बिल्कुल इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। यानी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, अगर ये हॉलो ऑब्जेक्ट हो या ये हॉलो ऑब्जेक्ट हो या ये हो, अगर मैं इनको इस तरह से टांग देता हूँ कील की मदद से, पैक की मदद से, तो ये अगर इसका प्लम लाइन में इधर से इस तरह से लटका दूं, ठीक है, इसको जब ये बैलेंस हो जाए, यानी इसके हर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी ग्रेविटी की वजह से, ये इसको डाउनवर्ड जो है वो मूव करेगी। लेकिन जब ये बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, इसका मतलब कि अब मैं प्लम लाइन जब लगाऊंगा तो ये प्लम लाइन इस जो ऑब्जेक्ट है इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही से गुजरेगी, यानी वो पॉइंट इस लाइन पर ही आएगा। तो इस तरह से हम यानी इसको अगर रोटेट करके दो तीन मुख्तलिफ जगहों पे रखकर जब इसको देखते हैं, इस जो भी ऑब्जेक्ट है, तो हम देखते हैं कि प्लम लाइन उसी एक कॉमन पॉइंट से गुजरती है, जो कि इधर से आप देख सकते हैं ये डायगोनल्स जो मैंने ड्रॉ किए हुए हैं। तो जो हमारे पास रेगुलर शेप्ड बॉडीज होती है उनका तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर ही होता है, जो कि बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं। यानी इसको हम विदाउट जो है वो जो प्लम लाइन है वो भी हम इससे तलाश कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई फर्ज करें एक ऐसी ऑब्जेक्ट है जैसे कोई इरेगुलर शेप बॉडी है, ठीक है, चले मैं यहाँ पर एक इरेगुलर शेप बॉडी बना लेता हूँ। ये एक हमारे पास इरेगुलर शेप बॉडी है और इसमें मैस डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यानी इसकी एक साइड को मैं थोड़ा सा इसमें दूसरा कलर शो कर देता हूँ। चलें इसके लिए मैं यहाँ पर, यानी ये इस पार्ट का जो मैस है वो कुछ ज्यादा है, ठीक है, हर पार्टिकल का मैस जो है वो ज्यादा है, यानी इसकी ज्यादा डेंसिटी है, कम एरिया कम वॉल्यूम में, यूं मैं बात करूं कम वॉल्यूम में ज्यादा मैस है। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, इसको थोड़ा सा मैं इसे लाइट शो कर देता हूँ, इसका इसका जो मैस है, यानी इन पार्टिकल्स का मैस जिससे ये पोर्शन बन रहा है ये कम है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब हम इस पूरे ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी ढूंढेंगे तो वो, या सेंटर ऑफ मैस हम तलाश कर रहे होंगे, तो चूंकि मैस डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसी नहीं है तो वो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट होगा इसको ढूंढना। तो अब हम क्या करते हैं, प्लम लाइन की मदद से जब इस ऑब्जेक्ट को इधर एक जगह पे हम सुराख कर लेते हैं, ठीक है, फर्ज करें कहीं भी रेंडमली कहीं भी सुराख कर सकते हैं। आपने यहाँ पे सुराख किया और इसको एक दीवार के साथ आपने टांग दिया। अब इस साइड पे भी जो फोर्सेस हैं वो भी डाउनवर्ड एक्ट करेंगी, क्योंकि हर पार्टिकल के ऊपर ग्रेविटी, क्योंकि जमीन से हमने एक ही हाइट पे इसको रखा हुआ है, यहाँ पर ये डाउनवर्ड एक्ट करेगी, यहाँ पे डाउनवर्ड एक्ट करेगी, ठीक है, इसी तरह यहाँ से। तो अब इस साइड पे चूंकि पार्टिकल्स का मैस कम है, लेकिन जब पार्टिकल्स अगर हम देखें तो ये एरिया ज्यादा और ये कम, लेकिन हमने देखा कि जब ये बिल्कुल यानी जब हमने इसको दीवार से टांगा तो ये इस पोजीशन पे आके बिल्कुल इक्विलिब्रियम में आ गया, यानी अब ये ना तो लेफ्ट मूव कर रहा है ना राइट, बिल्कुल स्टेशनरी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो प्लम लाइन की मदद से प्लम लाइन को ए जो कील है उसके साथ बांधेंगे और प्लम लाइन को इस तरह से अलाउ करेंगे कि वो वर्टिकली डाउनवर्ड आए, ठीक है। तो प्लम लाइन जो है वो बिल्कुल चूंकि स्ट्रेट रहेगी इसकी प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि इसके साथ हमने ये कोन जो है वो अटैच की हुई है, तो इस तरह से ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगी और हम इसका एक मार्क पेंसिल से इस जो ये इरेगुलर शेप बॉडी इसके ऊपर लगा लेंगे। अगर ये एक एम्प्टी बॉडी होती, फर्ज करें कि ये अंदर से एम्प्टी होती, ठीक है, तो हम इसके ऊपर लेमिना एक थिन शीट चढ़ा देते और फिर उसके ऊपर ये लाइन लगा देते, ठीक है। फिर इसी तरह हम ये लाइन चूंकि अब ड्रॉ रहेगी, अब हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, यानी इसके इस पोर्शन को हम इधर लाएंगे, ठीक है, इसको इधर लाएंगे, यानी इसकी एक न्यू शेप बनेगी जो कि पहले से थोड़ी डिफरेंट बनेगी। तो अगर हम चले, मैं इसी को थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ, इसी जो ये हमारे पास बनी हुई ऑब्जेक्ट, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब हम जब इसकी न्यू पोजीशन देखेंगे, देखिए पुरानी पोजीशन आपके सामने है, इसको आपकी रिवीजन के लिए मैंने याद रखने के लिए रखा। अब हम जब इस पैक को, यानी यहाँ पर एक सुराख करते हैं और इसको जब हम कील के साथ टांगेंगे और इस बी पॉइंट को ए पॉइंट पे ले आएंगे, ठीक है, तो अब ये लेमिना अपने आप को, यानी ये जो ऑब्जेक्ट अपने आप को बैलेंस करेगा, ठीक है, तो ये बी पॉइंट आ गया, ठीक है, और इसकी अब शेप भी चेंज हो जाएगी, यानी अब इसकी जो शेप बनेगी वो पहले से जरा डिफरेंट बनेगी। उसको यहाँ से चले मैं रेस कर देता हूँ और इसकी जो अब न्यू शेप बनेगी वो भी हम देख लेते हैं जी, इसकी न्यू शेप क्या बनेगी, वो कुछ इस तरह से होगी जी, ठीक है। ये पोर्शन, अब मैं इसको इस वाले पोर्शन को ऊपर ला रहा हूँ, ये इस तरह से, ये इस तरह से, ठीक है, यानी अब ये वाला पोर्शन जो ये बी पैक जो मैंने कहा था ये अब इस जगह पर है, फर्ज करें ये बी पैक इस जगह पर है, ठीक है, तो ये अब अपने आप को बैलेंस करेगा
और पहले से ड्रॉ हुई हुई लाइन इस तरह से पास हो रही है, ये वाली लाइन इस तरह से पास होगी, तो ये जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा पॉइंट।